Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इवोल्यूशन का 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स की डेफिनेशन कि क्या होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। So population genetics is the study the change in allele frequency and genotype frequency in population. पॉपुलेशन के अंदर allele frequency and genotype frequency में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करना, ये चीज़ें आती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। अब allele frequency कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक और टर्म आती है, वो होती है जीन पूल। तो जीन पूल का मतलब क्या होता है? complete set of genetic information contained within the member of the population. पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड देन देखेंगे कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलीलिक फ्रीक्वेंसी से। सपोज करो कि एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 200 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब जिन उनमें टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने होंगे? 400। ऑफ कोर्स डबल हो जाएंगे। अलील क्या होता है? सेम कैरेक्टर के डिफरेंट जीन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हाइट का आपने कैरेक्टर ले लिया तो एक अलील होगा एक क्रोमोसोम पे टॉल और दूसरा होगा ड्वार्फ। तो इसकी वजह से सपोज एक पॉपुलेशन है जिसमें 200 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, मतलब उनमें जो अलील होंगे वो कितने होंगे? 400। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। उसके बाद एक बात देखो कि यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर तीन तरीके के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीजें हम काउंट कर रहे हैं वो तीन तरीके की होंगी। फर्स्ट वन इज द होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल ए। दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एंड स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तीन तरीके की पॉपुलेशन होगी। उसके बाद अगर मुझे सिर्फ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अगर मुझे काउंट करनी होगी तो उसका फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगी कि पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी कैपिटल ए की नंबर है, नंबर ऑफ कैपिटल ए के जितने भी अलील है पूरे पॉपुलेशन के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील इन द पॉपुलेशन। सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद अब देखो तो इसमें कितने कैपिटल ए है? यहाँ पे मैंने बोला ना कि कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर दोनों स्मॉल ए प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें अगर मुझे सिर्फ अगर कैपिटल ए को काउंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले है कैपिटल ए दो बार है, यानी कि 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए प्लस नंबर ऑफ स्मॉल ए कैपिटल ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील। फिर जितने भी उनके आपको नंबर देके रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर उसको आप पुट करोगे एंड देन फाइनली आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे जो कैपिटल ए है उसको कैपिटल पी से भी डिनोट किया जाता है एंड जो स्मॉल ए है उसको क्यू से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आएगा। उसके बाद p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है कि p प्लस क्यू का जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। अब हम देखेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में। सो हार्डी विनबर्ग लॉ रिलेट द अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग लॉ क्या करता है? अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेगा किसमें? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड पॉपुलेशन है उसके अंदर। तो देखो इसके तीन एस्पेक्ट है। सबसे पहले हार्डी विनबर्ग लॉ के तीन एस्पेक्ट है। फर्स्ट वन इज द अलील फ्रीक्वेंसी एट एन ऑटोसोमल लोकस विल नॉट चेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑटोसोमल लोकस के ऊपर जो अलील फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अलील फ्रीक्वेंसी। जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है वो अलील फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट की जाती है। अलील फ्रीक्वेंसी हमने कैसे कैलकुलेट की थी कि नंबर ऑफ ए अलील इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील, तो उससे हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलील फ्रीक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी एंड क्यू से डिनोट करते हैं, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1,
पी स्क्वेयर, पी को हमने क्या बोला था, कैपिटल ए यानी कि पी स्क्वेयर हो गया कैपिटल ए, जो पी क्यू है, पी मतलब ए, क्यू मतलब स्मॉल ए, तो ये हो गया पी क्यू यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड क्यू स्क्वेयर, क्यू मतलब स्मॉल ए हमने डिनोट किया था, तो क्यू स्क्वेयर यानी कि स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट है दैट इफ अ पॉपुलेशन डेविएट फ्रॉम इट्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से अगर डेविएट हो जाती है, उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल अटेन इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल जनरेशन ऑफ रैंडम मैटिंग। अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हार्डी विनबर्ग लॉ से अगर डेविएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कुछ इधर उधर हो जाती है, तो उसे हम फिर से इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं, रैंडम मैटिंग करवा दो। अगर रैंडम मैटिंग हो गई तो वो वैल्यू फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द हार्डी विनबर्ग लॉ। उसके बाद आगे यहाँ पे है दैट random mating of individual is equal to random union of gametes. Then frequency of each genotype can be calculated by multiplying the allele frequency of corresponding gamete. ये भी हमने देख लिया. Then a population in which allele frequency remains constant generation after generation and in which genotype frequency can be predicted from allele frequency is said to be Hardy-Weinberg law. ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट होती है, और अलील फ्रीक्वेंसी से हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसे कहा जाता है हार्डी विनबर्ग लॉ। इस लॉ के कुछ अजम्पशन होने चाहिए कि अगर ये अजम्पशन है तो ही हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट वन इज द लार्ज पॉपुलेशन साइज लार्ज होनी चाहिए और मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड होने चाहिए। उसके बाद रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। देन थर्ड रैंडम मैटिंग, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम से थोड़ा भी इधर उधर वो चला गया तो रैंडम मैटिंग करवा दो तो वो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एंड हार्डी विनबर्ग लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है नो नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को फेवर किया जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सारे कैरेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तो कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जीन फ्रीक्वेंसी को फिर अल्टर कर देगा। सेकेंड है नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वो भी जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर देगा, क्योंकि म्यूटेशन में अगर कोई चेंज हो गया तो उससे जीन फ्रीक्वेंसी अल्टर हो सकती है, तो हार्डी विनबर्ग लॉ को वो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर माइग्रेशन हो गया, जीन का ट्रांसफर भी हो सकता है, इस पॉपुलेशन से जीन दूसरे पॉपुलेशन में भी जा सकती है, या फिर उस पॉपुलेशन से कोई नई जीन इम्पोर्ट भी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी में अल्टरनेशन हो सकता है, जो कि हार्डी विनबर्ग लॉ के खिलाफ है। तो अगर ये अजम्पशंस फॉलो होते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ही जाके हार्डी विनबर्ग लॉ फॉलो होता है। तो यस, ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी विनबर्ग लॉ। हार्डी विनबर्ग लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो आपको पी की वैल्यू दे देंगे, क्यू की पूछेंगे तो आप कैसे निकालोगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है तो उससे क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, एंड क्यू की वैल्यू फिर आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वो आपसे, मतलब अगर वो सिर्फ आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ आप पी स्क्वायर को यूज करोगे। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बताओ कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के बारे में बताओ, तो आप 2pq का यूज कर सकते हो। अगर होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में बताओ तो क्यू स्क्वायर का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूले का यूज करना है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। सिर्फ इस दो ही फॉर्मूले से पूरे हार्डी विनबर्ग लॉ के क्वेश्चंस फॉलो हो जाते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि आपने किए भी होंगे सॉल्व। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हमने अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा एंड हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इवोल्यूशन का। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग. Believe in yourself, and yeah, that's it. Bye bye.